हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पंकज पटेल आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AVP विद्या मंदिर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को इसके पहले जहां तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ाएंगे। हमने आपको इसके पहले वीडियो में रेखीय आवर्धन का सूत्र का निगमन कराया था। एक बार उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। m इज इक्वल टू I/O ये होता है। लेकिन एक और परिभाषा क्या होती है इसकी? रेखीय आवर्धन भौतिक विज्ञान में एक ऐसी राशि है जो हमें यह बताती है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है। इसके सूत्र का निगमन हमने कराया था। वो क्या आया था? m बराबर I/O इज इक्वल टू -V/U यही आया था। और कुछ नोट पॉइंट्स हमने बताए थे। क्या था? जैसे इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, यानी यह एक मात्रकहीन राशि है। उसके बाद यह विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। यह हो गई, हमने इसके पहले जो बताया था रिवाइज किया। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन भौतिक विज्ञान में एक ऐसी राशि है जो हमें यह बताती है कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु से कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है। उसके बाद इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये विमाहीन राशि है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है m बराबर -V/U। अब इसके आगे आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा दिया है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, यानी प्रकाश का परावर्तन हमने ख़त्म कर दिया है और प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे आज। उसके पहले एक हेडिंग हमारी छूट गई थी, वो क्या थी? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या था? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में केवल एक ही स्थिति होती है। वो क्या होती है? प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो ये देखो, ये आपका एक उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस ये है और वक्रता केंद्र ये है, ध्रुव ये है। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दें कि ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यानी ये आपका परावर्तक तल है ये पूरा, और इसका मध्य बिंदु ये है P, इसी को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से लिखते हैं। और मुख्य फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र
तथा फोकस के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, उसके मध्य बिंदु को यानी मिडल पॉइंट को मुख्य फोकस कहते हैं। और बात आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये या तो ये हम उत्तल दर्पण बता रहे हैं, उत्तल दर्पण का, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, इतना छोड़ दिया जाएगा, ये इस साइड का शेष भाग छोड़ दिया जाएगा, ये आपका उत्तल दर्पण। और ये वक्रता केंद्र होगा क्योंकि ये उस गोले का केंद्र है जिससे ये काटकर बनाया गया है। आप सब समझ गए। अब प्रतिबिंब बनाना चल रहे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जैसा कि एक ही स्थिति होती है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का, हम वस्तु को चाहे जहां रख दें। मान लो हमने वस्तु को यहाँ पर रखा है, ये आपका वस्तु है। क्या है? वस्तु है। और प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या होता है? जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो उसी मार्ग में रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप सभी को रिवाइज कराते चलें। ये मान लो आपका ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आई, इसी मार्ग में रिफ्लेक्ट होकर चली गई। उसके बाद दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। उसके बाद तीसरा नियम दूसरे नियम का ठीक उल्टा होता है। वो क्या होता है? जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 3 नियम थे। अब हम प्रतिबिंब को बनाते हैं। हमारा वस्तु यहाँ पर रखा है। अब प्रकाश किरण एक हम लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, लेकिन और उत्तल दर्पण है, इसमें उस साइड अपने आप तो चली नहीं जाएगी, चीर के तो प्रतिबिंब को अंदर दर्पण को चीर के तो अंदर जाएगी नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कल्पना करेंगे कि ये प्रकाश किरण यहीं से होकर जाएगी, वास्तव में नहीं जाएगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य फोकस से हमें जाती हुई ये प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। वास्तव में ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद वक्रता केंद्र से होकर जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी हमें। ये मुख्य प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, हमें प्रतीत हुई कि वक्रता केंद्र से ही गई और उसी मार्ग में रिफ्लेक्ट हो गई, यानी वापस लौट गई, परावर्तित हो गई। ये जहाँ कटान बिंदु है यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। आप सब देख रहे होंगे वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना छोटा बना है, यानी वस्तु से छोटा बना है, दर्पण के पीछे बना है, सीधा बना है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो सीधा बना है, और आभासी बना है क्योंकि दर्पण के पीछे है। तो हम लिख लेते हैं कैसा बना है? आभासी बना है। आभासी कहाँ बना है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। छोटा बना है कि बड़ा? तो छोटा बना है। सीधा बना है कि उल्टा? तो सीधा बना है। ये तो हमारे पहले वीडियो के थे जो हम हेडिंग भूल गए थे बताना आपको। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये हम जानेंगे। आप सब इसे नोट कर लें।
प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? इसको जानने के लिए हम प्रकाश के गुणों को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा हमें। तो प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? जैसे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही चलती है, यह सब आप जानते होंगे। और प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम में ही चलता है, ना कि अपारदर्शी माध्यम में। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, अगर आप कमरे में हैं तो प्रकाश की अगर कहीं से प्रकाश से आने का स्रोत नहीं है, कोई छिद्र वगैरह नहीं है, तो प्रकाश नहीं आती है। क्योंकि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में नहीं आ सकता, क्योंकि दीवार पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी माध्यम है। तो बात आती है पारदर्शी माध्यम कौन कौन से हैं। पारदर्शी माध्यम आपका कांच हो गया, कांच पारदर्शी माध्यम होता है। और स्वच्छ जल, हवा, ये सब आपके पारदर्शी माध्यम में आते हैं। पारदर्शी माध्यम ये हो गए। तो उसके बाद प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम में ही चलता है। प्रकाश का अपवर्तन के लिए दो माध्यम होते हैं, सघन माध्यम एवं विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, ये आपको हम बताते हैं। सघन माध्यम जहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल दे दें आपको, जैसे आप मेले वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ का माध्यम सघन होता है, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ सघन। और जैसे चौराहे पर आप जाएं बाज़ार में, तो वहाँ पर अगर किसी दुकान पर 8-10 आदमी हैं तो विरल माध्यम होगा, वहाँ पर आदमी की संख्या कम है। यानी कहने का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर अधिक लोग हों, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आदमी हो तो विरल सघन माध्यम, और कम संख्या में आदमी हो तो सघन माध्यम। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हवा हो गया, आपका हवा, ये विरल माध्यम होगा कांच की अपेक्षा ये विरल माध्यम होगा। और पानी हो गया, पानी की अपेक्षा हवा विरल होगा। तो ऐसे सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। यानी कहने का मतलब सघन माध्यम क्या होता है, जिसमें कण पास हों, जिसमें कण पास हों, सघन हो गया। विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम जिसमें कण दूर हों। हमने यही तो बताया, ये जो कण थे, हमने इंसान को आपको तुलना किया, मतलब इंसान का एग्जाम्पल दिया कि जैसे आप मेले में जाएं तो बहुत अधिक भीड़ रहती है, यानी कण मतलब मनुष्य पास रहते हैं, वो सघन हो जाता है। और जैसे 8-10 लोग ही हैं तो वहाँ पर कण दूर रहेंगे, यानी मनुष्य दूर रहेंगे, तो वो विरल माध्यम हो जाएगा। अब बात आती है प्रकाश का अपवर्तन। आप सब हमारी क्लास में जब भी आएँ, हमारी क्लास हो या किसी अन्य टीचर की क्लास हो, जैसे बायो की हो गई, फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ की हो गई, तो कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठे और हमारे साथ नोट्स बनाते चलें। आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे वो सबसे बेटर होगी, दूसरों की नोट्स के अतिरिक्त आपकी नोट्स अच्छी होगी, क्योंकि आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखे रहेंगे। अपनी लैंग्वेज सभी को अच्छी लगती है, सभी को अच्छे से समझ में आती है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश के विचलन की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है,
जब एक बार हमने बताया, एक बार फिर से आप सब परिभाषा भी देख लीजिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरणों के विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिगर द्वारा समझ लीजिए। ये आपतित किरण आई, ये आपका एक दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में प्रवेश की प्रकाश किरण। जाना ऐसे चाहिए था, गई ऐसे, मतलब ऐसे जाना चाहिए था, गई ऐसे। और सीमा पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आई, जिसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका हो गया आपतन बिंदु, ये आपका सीमा पृष्ठ। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरणों के विचलन की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश किरणों के विचलन में दो चीज़ें होती हैं। प्रकाश किरणों की वेग यानी चाल और दिशा परावर्तित हो जाती है, मतलब बदल जाती है। जैसे प्रकाश, ये माध्यम कुछ और रहा होगा, ये माध्यम कुछ और रहा होगा, यहाँ पर प्रकाश की चाल कुछ और रही होगी, यहाँ पर कुछ और रही होगी। और दिशा तो आप देख ही रहे हैं, जाना ऐसे चाहिए था, गई ऐसे। तो इसके बाद इसके दो नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, इसे आप नोट कर लें। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या है नियम? नियम नंबर 1, आपतित किरण, हमने तो फिगर मिटा दिया, एक बार बना दें। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर होते हैं। कहाँ होते हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल आपतन बिंदु पर होंगे, आपतन बिंदु पर मिलते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या होता है? इस कोण की ज्या और इस कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
साइन आई बटा साइन आर इक्वस टू 1n2, या इसे हम लिख सकते हैं n2/n1। ये दूसरा नियम है स्नेल का नियम। अब बात आती, प्रकाश का अपवर्तन के नियम हो गया। अब बात आती है प्रकाश का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, इसे आप नोट कर लें। प्रकाश का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रकाश का अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना सघन है या कितना विरल है। आप परिभाषा हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें यह बताए कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना सघन है या कितना विरल है। यह हमें प्रकाश का अपवर्तनांक बताती है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम प्रकाश के अपवर्तनांक से संबंधित सभी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। अगर हमारे वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे चैनल AVP विद्या मंदिर को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।